वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स का आज है आपका 5वां लेक्चर। इसके पहले मैंने आपको 4 लेक्चर दिए हुए हैं। लास्ट लेक्चर के बारे में बता दूं मैं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ध्यान है, हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी और यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। और जो बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं और इसके पहले के नहीं देखे हैं तो पहले वो 1 से लेके 4 तक देख लें, ताकि कोई भी यूनिट आप स्टार्ट से देखेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आएगा। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कल पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में। अब वहाँ पर एक चीज़ आती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किस तरह से डिटरमाइन किया जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप कैसे निकालेंगे। तो आज का आपका रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसा कि आपको पता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया की जब रेट एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो वहाँ पर कंसंट्रेशन और ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में रिलेशनशिप को बताया जाता है कि वहाँ पर कंसंट्रेशन किस तरह से चेंज हो तो ROR पर क्या इफेक्ट होने वाला है। जैसे कि आपकी एक इक्वेशन है, यहाँ पर A कन्वर्ट इनटू Na कर देता हूँ, उसको प्रोडक्ट है, और इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपका dx/dt इक्वल K A⁴n। और आपको पता है कि जो पावर होती है वही क्या होता है, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपकी सारी रिएक्शन को क्या किया, क्लासीफाई किया गया है। और अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता है तो आप उसकी रेट डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कंसंट्रेशन के रेफरेंस में। ये आपकी कंसंट्रेशन T समय पर, तो यहाँ पर अब आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह से निकालें। तो बच्चों यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कुछ मेथड दिए जाते हैं। पहला मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड। सेकंड जो है वो ओस्टवाल्ड मेथड है, और थर्ड जो है इनिशियल रेट मेथड है। इनिशियल यानी कि प्रारंभिक वेग, इनिशियल रेट मेथड। और लास्ट जो आपका है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन द्वारा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन द्वारा। तो बच्चों हम चारों मेथड में जो आपके सिलेबस में जो डिटेल में दिया गया है, जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, वो है आपका इंटीग्रेटेड रेट मेथड जो होता है, या रेट इक्वेशन जो मेथड होता है उससे है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको 1 2 3 4 चारों ही जो मेथड है उनके बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों नोटबुक लेके आप बैठ जाए, क्लियर। अरे और आपको मैंने पहले ही कह रखा, जो भी यहाँ पर बोर्ड पर वर्क होता है उसको आप क्या करेंगे, लिखेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक। और फिर आप उसके नोट्स तैयार करेंगे किसके अकॉर्डिंग, आपकी NCERT की बुक लेके। और फिर आप करेंगे जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उन क्वेश्चनों को, ताकि आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है किसी यूनिट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला मेथड है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड। पहला जो मेथड है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए वो कौन सा है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। बच्चों इस मेथड में क्या किया जाता है, कंसंट्रेशन और टाइम के मध्य में क्या किया जाएगा, ग्राफ अलॉट किया जाएगा। जैसा कि आपने पहले देख लिया है कि रिएक्टेंट के केस में ग्राफ किस तरह से होता है, प्रोडक्ट के केस में ग्राफ किस तरह से आएगा। तो यहाँ पर जैसे आपकी एक रिएक्शन है Na कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपका एक ही रिएक्टेंट है, और ये ध्यान रखिए ग्राफिकल मेथड की जो फेलियर है वो यही है कि एक से अधिक रिएक्टेंट होने पर ये मेथड यूज में नहीं किया जा सकता। ये तभी यूज किया जा सकता है जब आपका रिएक्टेंट क्या हो, एक ही हो। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो -dx/dt रिएक्टेंट के केस में K A⁴n, और n यहाँ पर क्या है, आपका ऑर्डर है, ठीक। और A क्या है, आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, और K यहाँ पर क्या होगा, रेट कांस्टेंट होगा। तो अब यहीं से क्या किया जाता है कि इंटरवल टाइम पर कंसंट्रेशन चेंज और टाइम के मध्य में क्या किया जाएगा, ग्राफ लोड किया जाएगा। तो आपको पता है कि रिएक्टेंट के केस में ग्राफ किस तरह से आएगा, इस तरह से ग्राफ आपका आएगा। इनिशियली रेट ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ रेट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और यहाँ पर अब
डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल टाइम पर क्या किया जाता है, जो आपको बताया टेंजेंट लेकर इंस्टेंट जो रेट होती है, ताक्षणिक वेग जो होता है, उसको ज्ञात कर लिया जाता है। ये पैटर्न आपने पहले भी मैंने जो इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया है वहाँ वापस आप देख सकते हैं अगर कम समझ में आए तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अलग अलग पॉइंट लिए जाते हैं अलग अलग टाइम पर, इंटरवल टाइम पर, और फिर क्या क्या लिया जाता है, टेंजेंट लिया जाएगा, स्पर्श रेखा खींची जाएगी और स्पर्श रेखा खींचकर यहाँ पर के को डिटरमाइन कर लिया जाएगा, क्योंकि आपका जो ढाल होगा, स्लोप होगा टेन थीटा बराबर, वो किसके बराबर आएगा, आपका कांस्टेंट के बराबर आएगा। ओके, तो ये आपका T1 टाइम हो गया, ये T2 टाइम हो गया, ये T3 हो गया। और इसी तरह से यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाएगी, ये कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन। तो T1 पर आपका C1 है, ये C2 है और ये C3 है। और इस तरह से आप क्या करोगे, स्लोप ज्ञात करोगे और स्लोप ज्ञात करने के बाद K की वैल्यू यहाँ रखोगे, ठीक है। और एक ही कंसंट्रेशन आपकी जो आपको प्राप्त हो रही है अलग अलग टाइम पर, वो यहाँ रखी जाएगी और उसके बाद क्या कर लिया जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर लिया जाता है। समझ में आया चीज़। तो यहाँ पर A जो आपका रिएक्टेंट है उसकी T1 पर, T2 पर और T3 अलग अलग इंटरवल टाइम पर क्या ज्ञात कर लिया जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। और किसके द्वारा, तो मैंने बताया जिस जगह पर जिस समय पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट लेते हैं यानी कि स्पर्श रेखा खींचते हैं, उसका स्लोप निकालते हैं, उससे आपका रेट कांस्टेंट आ जाता है और फिर वहाँ पर कंसंट्रेशन की वैल्यू जो आपको मिल रही है वो रख कर क्या निकाल लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या करते हैं, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग, वेलोसिटी और समय के साथ क्या किया जाता है, ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन के सापेक्ष सांद्रता के साथ। अब जैसे आपका यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन माना कि A है, ये A2 है और ये A3 आती है, तो इन कंसंट्रेशन के साथ जब आप प्लॉट करोगे तो A1, A2, A3, तो इस तरह से आपको एक ग्राफ प्राप्त होने वाला है। और ये ग्राफ आपका जो प्राप्त होगा तो ये ग्राफ किस आधार पर होगा, अगर A2 और A3 को आप ग्राफ प्लॉट करते हैं और अगर वह लीनियर नहीं आता है इसका मतलब वह इसकी ऑर्डर नहीं होगा। फिर सेकंड क्या किया जाता है, A की कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर लिया जाता है, A2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर लिया जाता है, A3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर लिया जाता है और फिर वापस आपका वेग ROR और इनके बीच में ग्राफ लोड किया जाता है। अगर ये आपका सीधी लाइन आ जाता है तो रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर इस वैल्यू रखने पर आता है तो रिएक्शन की वैल्यू आपकी ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। और अगर दोनों से आपका लीनियर लाइन नहीं आ रही है तो फिर आप क्या करेंगे, इसका क्यूब कर लेंगे कंसंट्रेशन का, A1 का क्यूब, A2 का क्यूब और A3 का क्यूब। अब आप इस तरह से वैल्यू निकालेंगे। यदि आप वेलोसिटी के साथ यानी कि वेग के साथ और A की पावर 1 के साथ अगर आपका लीनियर ग्राफ आता है तो आप इसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया मानेंगे। और यदि A2 के साथ ऐसा लीनियर ग्राफ आता है, इसको वापस समझें, जैसे मैंने इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया और ये ग्राफ लीनियर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये इस तरह से आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पर इस ऑर्डर को नहीं माना जाएगा। फिर आप वर्ग स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद वापस ग्राफ प्लॉट करेंगे और जैसे ही लीनियर जिसका आ जाता है वही उसकी क्या हो जाती है, ऑर्डर हो जाता है। समझ में आया ये चीज़। क्या किया हमने, रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट की डिफरेंट टाइम पर क्या किया, इंस्टेंट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो निकाला टेंजेंट के द्वारा, स्लोप के द्वारा K निकाल कर, और फिर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो आ रहा है एक T1 टाइम पर, T2 टाइम पर और T3 टाइम पर, और आपने फर्स्ट जो रेट कंसंट्रेशन जो आपको मिल रही है A1, A2, A3 इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया और अगर आपको लीनियर लाइन मिल जाती है इसका मतलब क्या है कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका मतलब यही आपकी इसके ऊपर क्या होगी, ऑर्डर होगी, तो ऑर्डर नंबर 1 हो जाएगा। अगर आप इसके साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं और प्लॉट करने के बाद ये लीनियर लाइन नहीं आ रही है तो आप इस कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद वापस वैल्यू रखेंगे, अगर वापस लीनियर ग्राफ आ गया आपका तो ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा, और नहीं आता है तो फिर हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो ये एक तरह से हिट एंड ट्रायल है, ठीक है। इसलिए इस मेथड को जितना इंपॉर्टेंस दी जाती है उतनी है नहीं इसकी। क्लियर है ये चीज़। तो इस तरह से आप ग्राफिकल मेथड के द्वारा क्या करते हैं, सबसे पहले ऑर्डर डिसाइड करते हैं। और इसकी जो फेलियर मैंने क्या बताया, अगर एक से ज़्यादा होगी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल अलग अलग प्रकार के, तो ये ग्राफिकल मेथड यूज नहीं किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों।
समझ में आ गया? चलो इसको प्लॉट कर लो इस तरह से। तो बच्चों इस मेथड में आपको जो ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए जो प्राप्त होने वाले हैं वो इस तरह से होंगे। किसके बीच में? रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में। यहाँ पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन और ये कंसंट्रेशन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन और ये कंसंट्रेशन हो जाएगा, और इधर भी आपका ये रेट ऑफ रिएक्शन और ये कंसंट्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पर जो ग्राफ अगर आपका इस तरह से आता है, कंसंट्रेशन आपकी क्या होती है? सेम बनी रहे, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पूरे अभिक्रिया में कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ सेम बनी रहती है, तो ये जीरो ऑर्डर होगी। और अगर कंसंट्रेशन ए, कंसंट्रेशन के सापेक्ष ग्राफ इस तरह से आता है तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगी। और अगर कंसंट्रेशन का स्क्वायर करते हैं और फिर ग्राफ इस तरह से आता है तो ऑर्डर क्या होगी आपकी? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। और कंसंट्रेशन के क्यूब के साथ अगर आपका ग्राफ इस तरह से लीनियर आता है तो ये आपकी क्या हो जाएगी? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? अगर आपका कंसंट्रेशन के साथ अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं और सभी कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन सेम आती है, इसका मतलब ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। और अगर आपका लीनियर ग्राफ आता है किसके साथ? कंसंट्रेशन के साथ, कंसंट्रेशन के स्क्वायर के साथ या कंसंट्रेशन के क्यूब के साथ, तो आपकी ऑर्डर 1, 2 और 3 होती है। क्लियर है बच्चों? ये आपका पहला मेथड है। अगली जो ऑर्डर निकालने का जो मेथड है वो है ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ऑस्टवाल्ड की पृथक्करण विधि या विल्गन विधि। बच्चों ये जो मेथड काम में लिया जाता है ये तब लिया जा सकता है जब आपके रिएक्टेंट एक से अधिक प्रकार के हो। जैसे कि एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B प्लस N3C और किस में बदल रहा है? ये प्रोडक्ट में बदल रहा है। अब इस अभिक्रिया के लिए आपको ऑर्डर ज्ञात करना है, तो इस मेथड में क्या किया जाता है? दो को कांस्टेंट रखा जाता है, दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या किया जाएगा? कांस्टेंट, और एक को चेंज किया जाएगा। कांस्टेंट रखने का मतलब इनको मैक्सिमम ले लिया जाता है। बी और सी की जो क्वांटिटी उसको मैक्सिमम लिया जाएगा और ए को आपने क्या कर लिया? लिमिट में ले लिया। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? जैसे ए, बी और सी है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया जाएगा आपका? ए को तो आप क्या करोगे? सर्टेन कंसंट्रेशन लोगे इसकी, और बी और सी को क्या लोगे आप? मैक्सिमम लोगे। मैक्सिमम का मतलब अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट होने वाला नहीं है। ठीक है ना? अब यहाँ पर ए के रेफरेंस में आपने क्या किया? रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, उसी तरीके से जो आपका कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ लोड किया जाता है, और फिर क्या कर लेते हैं अपन? रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल कर। अब ए के रेफरेंस में निकाला, फिर ए की क्वांटिटी को क्या कर लिया जाएगा? जैसे कि यहाँ पर 1 मोल रखा, फिर 2 मोल कर दिया, 2 टाइम बढ़ा दिया। फिर वापस आप क्या करोगे? डबल करने पर कंसंट्रेशन चेक करोगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करोगे। अगर इसकी डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बदलता है, इसका मतलब इसके सापेक्ष उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए के सापेक्ष 0 हो जाएगा। यदि इसके डबल करने पर वो डबल हो जाता है, इसका मतलब ए के ऊपर क्या लगेगा? पावर 1, डबल होने पर डबल। और अगर इसको डबल करने पर 4 गुना हो जाता है तो पावर 2, और अगर इसको डबल करने पर 8 गुना हो जाता है तो पावर कितनी हो जाएगी? 3। इस तरह से ए के रेफरेंस में क्या करते हैं? ऑर्डर निकाल लेते हैं। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या किया जाएगा? ए को मैक्सिमम कर दिया जाएगा और बी को लिमिट में ले लिया जाएगा, यानी कि इसको सर्टेन ले ली जाएगी कंसंट्रेशन, और इसको मैक्सिमम लिया जाएगा। अब आपका रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करने वाला? बी पर। इसी तरीके से क्या किया जाएगा? बी का 1 मोल लिया, फिर डबल किया। डबल करने के बाद वही, अगर डबल करने पर डबल होता है तो क्या हो जाएगा? अगर डबल होता है तो ऑर्डर 1, और अगर 4 टाइम हो जाता है, 4 टाइम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर 2, और अगर 8 टाइम बढ़ता है तो क्या हो जाएगा? वह ऑर्डर 3, और कोई फर्क नहीं पड़ता है तो क्या हो जाएगा? 0 ऑर्डर। फिर इसी तरह से वापस क्या करेंगे? अगले रिएक्टेंट पर लेंगे, थर्ड पर, तो इसको मैक्सिमम कर लिया जाएगा, इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन ले ली जाएगी, और इसको क्या कर लिया जाएगा? सर्टेन ले लिया जाएगा, निश्चित 1 मोल लिया, फिर वापस को भी 2 मोल लिया जाएगा, और इसके रेफरेंस में ऑर्डर निकाल लिया जाएगा। इसका मतलब अब आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो आ रहा है ए के रेफरेंस में, तो वहाँ पर हो जाएगा के ए की
पावर n1, और इस तरह से आप पावर का पता लगाएंगे जो मैंने बताया है। डबल करने पर डबल हुआ तो पावर 1 है, डबल करने पर 4 टाइम हुआ तो पावर 2 है, और अगर वह रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम हो गया है तो पावर 3 हो जाएगी। इसी तरीके से आप k b की पावर n2 को निकाल लेंगे, इसी तरह से k c की पावर n3 को निकाल लेंगे, ये आपका ROR हो जाएगा। ओके, और टोटल रिएक्शन की रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो n1 प्लस n2 प्लस n3, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोलो समझ में आई मेथड? ये क्या किया इसमें हमने, 3 रिएक्टेंट थे, 3 रिएक्टेंट में हमने एक को सर्टेन निश्चित मात्रा रखी और बाकी की क्या कर ली, हमने मैक्सिमम ली। अब आपका जो कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करने वाला वो ए पर करेगा, और ए का हमने पहले लिया, फिर उसके बाद डबल टाइम किया, उसको डबल कंसंट्रेशन कर लिया। डबल करने पर हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से चेंज हो रहा है, और उससे हमने क्या निकाला, ए के रेफरेंस में ऑर्डर, बी के रेफरेंस में ऑर्डर और सी के रेफरेंस में ऑर्डर, और टोटल आपका रिएक्शन ऑर्डर जो होगा वो सभी की ऑर्डर का क्या होगा, सम हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, इसको उतार लो। अब आपका थर्ड जो है वो है प्रारंभिक वेग विधि, यानी कि इनिशियल रेट मेथड। ये मेथड भी आपका एक से अधिक रिएक्टेंट होने पर काम में लिया जा सकता है। यहाँ पर जैसे आपका N1A प्लस N2B प्लस N3C है, और ये प्रोडक्ट में बदल रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, सबसे पहले ए के रेफरेंस में इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है, यानी कि T = 0 पर रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। और इसका मेथड आपको मैंने पहले बता रखा, इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, तो T = 0 पर T और कंसंट्रेशन के मध्य ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, और T = 0 पर एक टेंजेंट लिया जाता है, जैसे आपका ग्राफ ये है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक टेंजेंट ले लेंगे, और इससे आपका जो स्लोप आएगा उससे हम क्या निकाल लेंगे, k निकाल लेते हैं। ओके, तो इससे आप क्या करोगे, इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाएगा ए के रेफरेंस में, फिर उसके बाद बी और सी को कांस्टेंट रखा जाएगा, फिर आप ए और सी को कांस्टेंट रखेंगे और बी के रेफरेंस में इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाएगा, फिर ए और बी को मैक्सिमम रखते हुए सी के रेफरेंस में क्या निकाला जाएगा, इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया जाएगा, और फिर इस के रेफरेंस में ऑर्डर को डिसाइड किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है, पहले एक का निकाला जाएगा, 2 को मैक्सिमम रखा जाएगा, यानी कि वहाँ पर कंसंट्रेशन को यहाँ पर मैक्सिमम कर दिया जाएगा, फिर बी के रेफरेंस में, फिर सी के रेफरेंस में, और सभी के जो इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन प्राप्त होता है तो वहाँ पर के आधार पर क्या किया जाता है, रेट कॉन्स्टेंट के आधार पर कोटी या ऑर्डर डिसाइड कर लिया जाता है। समझ में आ गया बच्चों? अब जो आपका सबसे मेन पार्ट है, जो चौथा मेथड है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, समाकलित वेग समीकरण के द्वारा क्या करेंगे, हम के निकालेंगे, यानी कि रेट कांस्टेंट निकालेंगे, और रेट कांस्टेंट आने के बाद क्या कर सकते हैं, हम उससे रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है। तो आपका चौथा मेथड जो रहेगा वो कौन सा है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन द्वारा। और बच्चों आपके सारे ही न्यूमेरिकल, चाहे आपके बोर्ड में है तो फिक्स एक न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाता है, इसके अलावा आपका आईआईटी का पेपर लें, चाहे आप किसका लें, नीट का पेपर उठा लें, वहाँ पर अगर आपको काइनेटिक से क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन से हाफ लाइफ टाइम निकालना और वहाँ पर ऑर्डर निकालना, ये क्वेश्चन आपको जनरली न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आपका चौथा मेथड कौन सा होगा, समाकलित वेग समीकरण के द्वारा। अब आपका चौथा जो मेथड है ये है आपका समाकलित वेग समीकरण द्वारा, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन द्वारा। यहाँ पर बच्चों आपको पता है कि इंटीग्रेशन के द्वारा क्या किया जाता है कि जो बहुत ही कम समय अंतराल पर, क्योंकि आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंप्लीट रिएक्शन में एक जैसा बना नहीं रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन लगातार चेंज होता है कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ साथ, तो एक कंप्लीट टाइम के ऊपर यानी कि बहुत सूक्ष्म t = 0 तक लिमिट लेकर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं और वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को निकाला जाता है। अब यहाँ पर आपका पहला जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए
समाकलित वेग समीकरण या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, समाकलित वेग समीकरण। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपको पता है कि वो सारी रिएक्शन है जिन पर की रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करें, या उनके रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की पावर कितनी लगाई जाती है, जीरो लगाई जाती है, वो आपकी क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, एक मैंने सिंपल सी रिएक्शन ली है, ठीक है, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसके लिए माना कि प्रारंभ में इनिशियली प्रारंभिक सांद्रता R0 है, ठीक है ना। कब? जब t इजिकल टू क्या हो, 0 हो, यानी कि प्रारंभिक किसे मानेंगे हम, t इजिकल टू 0 पर आपकी कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट की, R0 है। और t समय के बाद, यानी कि t समय पर अगर आप कंसंट्रेशन लेते हैं तो वो R है। 0 से लेके t समय तक आपकी कंसंट्रेशन चेंज कितना होगा, तो इसको मैं x मान लेता हूँ। सांद्रता परिवर्तन कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन चेंज प्रारंभिक R0 माइनस t समय पर जो R है वो डिफरेंस किसके बराबर मान लेता हूँ मैं, x के बराबर। स्टार्ट में आपने R0 लिया, t समय के बाद कंसंट्रेशन कितनी रह जाती है, R रह जाती है। यहाँ ध्यान रखिए R क्या है, t समय पर कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो अब आपकी बची कितनी है और चेंज कितना हुआ है, तो बची हुई तो क्या है आपकी, R है, R0 से R पे आ गया, और चेंज कितना हुआ है, तो R0 माइनस R, तो कंसंट्रेशन चेंज क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। अब इसका रेट एक्सप्रेशन किस तरह से लिखा जाएगा, तो रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी इजिकल टू के, आर की पावर क्या लग जाएगी यहाँ पर, 0। ये आपका क्लियर है। अब इसके लिए आपको ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का सिंपल रेट एक्सप्रेशन है। अब इससे हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किस तरह से लाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब इस अभिक्रिया को यहाँ तक आप नोट कर लें, फिर उसके बाद अपन इंटीग्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन इसकी लेके आते हैं। बिठा दूँ, जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए, तो आपका क्या आया था, डी आर अपॉन डी टी इजिकल टू के आर की पावर 0, और इसकी पावर 0, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी आर अपॉन डी टी इजिकल टू के, ओके। और इसको मैं लिख सकता हूँ डी आर डी टी को इधर ले लिया, के डॉट डी टी, और माइनस साइन किधर लगा लिया मैंने, इधर। अब आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इक्वल इंटीग्रेशन के डॉट डी टी। और बच्चों जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद जो आपकी इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगा, डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका आर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के टी प्लस सी। सी क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट है, यानी कि समाकलन स्थिरांक है। अब जो यहाँ पर सी जो आपका इंटीग्रल कांस्टेंट है यानी कि समाकलन स्थिरांक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप देखें अगर मैं यहाँ पर टाइम t इजिकल टू 0 लूँ, यानी कि अभिक्रिया का प्रारंभिक समय, तो वहाँ पर हमने कंसंट्रेशन को क्या माना था, R0 माना था ना। अब t इजिकल टू 0 यहाँ रख दूँ और r इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन R0 हो जाएगी, यानी कि r बराबर यहाँ पर क्या होगा आपका R0 रखा जा सकता है, और t इजिकल टू क्या रखा सकता है, 0। तो ऐसी स्थिति में R0 इक्वल माइनस के, t बराबर यहाँ पर क्या रख दिया मैंने 0, प्लस आपका क्या हो गया c, ओके। और ये फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 0, तो R0 बराबर क्या हो गया आपका C, यानी कि C की जगह आप क्या रख सकते हैं R0,
लिखा जा सकता है। तो अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट लें, मैं इधर लिख रहा हूँ वापस ताकि आपको दिखाई दे। ये है आपका अब r माइनस के टी, अब प्लस सी की जगह पर क्या रख सकता हूँ मैं, r0 लिखा जा सकता है। तो यहाँ रख दिया मैंने r0, क्यों, क्योंकि c इक्वल क्या है आपका r0, इनिशियली आपकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन से k की वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका KT को इधर ले लिया मैंने, ओके, और R0 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा R, और K इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R0 माइनस R अपॉन T। ये आपकी क्या हो गई, जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगी। और मैंने आपको बताया था कि इनिशियली कंसंट्रेशन से T टाइम की कंसंट्रेशन को अपन अगर माइनस करते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन चेंज, यानी कि R0 माइनस R इक्वल टू क्या माना था, क्या होगा आपका X, तो K इक्वल क्या हो जाएगा X अपॉन T। X यहाँ पर क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन है T के सापेक्ष, ओके। ये आपका जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगी। समझ में आई पूरी चीज़। अब आप इसको देखें अच्छी तरह से कि यहाँ पर K किन किन चीज़ों पर डिपेंड करने वाला है। तो K यहाँ पर T टाइम के साथ रिवर्सिबल है, और X कंसंट्रेशन चेंज के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन चेंज होता जाएगा आपका K क्या होता जाएगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। क्लियर है ये। अब आप देखें इसके लिए, यहाँ तक उतार ले बैठ जाओ। अब बात करेंगे हम K की यूनिट की, बिठा दो इसको। अब K की यूनिट क्या होगी, तो K इक्वल टू X क्या है, कंसंट्रेशन है ना, तो कंसंट्रेशन अपॉन क्या है, टाइम, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर इनटू क्या हो जाएगा आपका सेकंड। तो आपकी यूनिट आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपकी जीरो ऑर्डर की यूनिट होगी K के लिए, रेट कांस्टेंट के लिए। जैसा कि मैंने यूनिट निकालना आपको इसके पहले वाले लेक्चर में पहले बता दिया था कि यूनिट के लिए आपको सीधा फॉर्मूला होता है, जहाँ से आप फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सभी प्रकार के ऑर्डर की यूनिट्स निकाल सकते हैं K के लिए। क्लियर है। अब अगर आपको जीरो ऑर्डर का, कई बार क्या होता है कि आपको ग्राफ दिए जाते हैं अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ग्राफ से आपको ऑर्डर निकालना होता है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर हम अगर इसका ग्राफिकल शो करें इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, है ना। मैं साथ साथ कहता हूँ कि मिटाओ उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अब जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो आपका है K बराबर क्या है, X अपॉन T, ओके, और X बराबर क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, KT। तो ग्राफ अगर अलॉट करेंगे इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, X के सापेक्ष यहाँ पर क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है। सांद्रता परिवर्तन के और समय के बीच में जो आपका रिलेशनशिप है वो क्या आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो एक एक्सिस पर मैं क्या ले लेता हूँ, X, या इसको क्या लिख सकते हैं R0 माइनस R, और इधर मैंने टाइम ले लिया है। तो ये किसको बता रहा है आपका, समय परिवर्तन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है X। तो X और T के बीच में आपका लीनियर ग्राफ आने वाला है, ओके। ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर के लिए X सांद्रता परिवर्तन और समय के बीच में ग्राफ होगा, और इसका जो आपका ढाल आएगा वो किसके बराबर होगा, K के बराबर हो जाता है। स्लोप जो निकालोगे आप, और स्लोप निकालना आपको आता है, ठीक है। इस तरह से 2 पॉइंट ले लेंगे हम, और यहाँ से हम क्या करेंगे, टेन थीटा निकालेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, टेन थीटा इक्वल स्लोप, और वो किसके बराबर होगा आपका, K के बराबर। क्लियर है। और यदि आप एक ग्राफ और प्लॉट करते हैं इसका, अब एक ग्राफ और आप देखें, जो आपकी इक्वेशन थी, इंटीग्रेटेड इक्वेशन जब लाए थे, R बराबर माइनस KT प्लस C, ये आपकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन थी जीरो ऑर्डर के लिए। और यहाँ पर C इज इक्वल टू हमने क्या माना था, R0। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस KT प्लस R0, ठीक है बच्चों। और ये इक्वेशन आपकी क्या है, y बराबर mx प्लस C के अकॉर्डिंग है,
तो सरल रेखा आपको प्राप्त होने वाली है। ये कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में है, ये कंसंट्रेशन चेंज और टाइम के बीच में है। तो कंसंट्रेशन चेंज और टाइम के बीच में तो आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट आपकी लीनियर लाइन मिलेगी। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ यानी कि अलग अलग कंसंट्रेशन पर आपकी जो समय के साथ कंसंट्रेशन प्राप्त होने वाली है उसका ग्राफ किस तरह से आएगा, तो y बराबर mx अपॉन प्लस सी के रूप में अगर इसको ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये आपकी लीनियर लाइन आएगी, ये आपका क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये जगह मैंने मान ली R0 है, तो ये तो आपका क्या हो गया, इंटरसेक्ट यानी कि अंतःखंड, ये वैल्यू आपकी प्लस हो रही है। और फिर आप टाइम के साथ अगर इसको देखें तो यहाँ पर आपका ग्राफ किस तरह से आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका इंटरसेक्ट हो गया और t किसके हो गया, -r के। तो यहाँ पर आपका ग्राफ ये आएगा और इसका स्लोप जो आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका k के बराबर आएगा। तो ये भी जीरो ऑर्डर का आपका ग्राफ है, किसके रेफरेंस में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। और ये ग्राफ किसके बीच में है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में है। समझ में आया, ये आपके दो ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए, इसको ध्यान से आप एक बार समझ ले, वापस समझा दूं मैं। पहला ग्राफ जो मैंने प्लॉट किया था वो किसके लिए था, कंसंट्रेशन चेंज और टाइम के बीच में। और सेकंड जो ग्राफ है वो किसके लिए है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। क्लियर है। अब बात करते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ टाइम, अर्धायु काल के लिए। मिटा दो बच्चों इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आप देखते हैं जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है बच्चों, कि जो रिएक्टेंट है उसकी आधी मात्रा प्रोडक्ट में बदल जाए तो उसमें लगने वाला समय क्या कहलाता है, उसका हाफ लाइफ टाइम कहलाता है, अर्ध आयु काल। यानी कि रिएक्टेंट की जो प्रारंभिक मात्रा है उससे आधी मात्रा रहने में कितना समय लगा, वह क्या कहलाएगा, आपका हाफ लाइफ टाइम। यानी कि आपकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, R0, ठीक है ना, t=0 पर, और ये आधी रह जाती है, लगने वाला समय t हाफ कितना हो जाएगा, R0/2। आपकी इनिशियली कंसंट्रेशन हमने क्या मानी, t=0 पर R0। अब इसकी आधी मात्रा रहने में कितना समय लगेगा, तो उसको मैंने क्या कह दिया, t हाफ, अर्धायु काल, और ये हो जाएगा आपका आधी मात्रा R0/2। अब आपकी जो इक्वेशन है k क्या था आपका, R0 - R/T, और यहाँ पर इसको मैं क्या कर दूँ, हाफ लाइफ टाइम के लिए, तो k क्या हो जाएगा आपका, R0 माइनस कितना रह गया आपका, R0/2, और T क्या हो गया आपका, हाफ। तो अब आपका क्या बन गया, ये k R0/2/T हाफ, और T हाफ क्या हो जाएगा आपका, R0, ये ऊपर चला गया, 2k। ये आपका जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम होगा। और हाफ लाइफ टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियली कंसंट्रेशन पर, है ना, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा जीरो ऑर्डर के लिए, ध्यान रखें। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप देखेंगे वहाँ पर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करें ना करें, तो अलग अलग ऑर्डर के लिए आपको कंसंट्रेशन के साथ हाफ लाइफ टाइम को देखना पड़ेगा। तो हाफ लाइफ टाइम यहाँ पर इनिशियली कंसंट्रेशन पर डिपेंड करने वाला है, और किस पर डिपेंड करने वाला है, रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करने वाला है। ओके बच्चों, तो ये आपका था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो निकालते हैं वो आपको पूरा डिराइव कर दिया। उसके बाद हाफ लाइफ टाइम क्या है, और जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या है, और जीरो ऑर्डर के लिए आपका ग्राफ प्लॉट किस तरह से होगा, ग्राफिकल रूप से किस तरह से हम के को निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों के को निकाल लिया जाता है, तो अब आपकी जो इक्वेशन होती है dx/dt क्या आया था जीरो ऑर्डर के लिए, के, और इसके पावर क्या लगाया हमने, रिएक्टेंट की पावर 0। यहाँ से आपको के की वैल्यू पता है, रेट ऑफ रिएक्शन आपने निकाल लिया है, तो आर की पावर को डिटरमाइन किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों, ये आपका। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं
फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रिएक्शन, और फिर करेंगे हम जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के जितने भी आपके अब तक के जो क्वेश्चन है, चाहे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके किसी कॉम्पिटिटिव नीट या जी के क्वेश्चन हो एडवांस लेवल के, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, सोल्व करेंगे। तब तक आप 0 से 5 तक को एक बार वापस देखें। वापस देखने के बाद यदि किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नज़र आती है या कोई समझने में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे। थैंक यू।